सो अभी तक जो मैंने देखा है दुबई आने की लोगों की मोटिवेशन उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, इससे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर मुल्क आपको कोई नहीं मिल सकता। दूसरा रीज़न ये होता है नॉर्मली जो लोग वेस्ट से आ रहे होते हैं उनको थोड़ा-सा माहौल अपने बच्चों के लिए जो है वो इम्प्रूव्ड चाहिए होता है। वो उ वहाँ की जो सिचुएशन आजकल चल रही है उसके लिए परेशान होकर वो मूव कर रहे हैं दुबई। तीसरा ये होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है बहुत सारे लोगों की मतलब शायद जो वेस्ट से लोग आ रहे हों उनके लिए आई वुड से कि जो नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं शायद उनके लिए ना हो, लेकिन अगर कोई यूके से आ रहा है, इवन यूरोप से आ रहा है, तो उनको छोटे-छोटे घरों में जो रह रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली बड़े घर मिल रहे होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही होती है। ठीक है, वेदर का एक पार्ट आता है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है वेदर मेरे ख़्याल से, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही होती है, ख़ास तौर पे सबकॉन्टिनेंट से जो आ रहा होता है, उसके लिए तो हो ही रही होती है। जो लास्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आता है ऑफ कोर्स वो टैक्स फ्री इनकम है जो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। आप जो भी यहाँ पर आता है वो अपने होम कंट्री से तो ज़्यादा ही ले रहा है वरना वो छोड़ के अपना मुल्क क्यों आता? तो इसलिए यहाँ पर पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग यहाँ पर मूव करते हैं। तो जब परचेज़िंग पावर बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ती है तो ऑटोमैटिकली चीज़ें आपको एक्सेसिबल हो जाती हैं और आपका जो थोड़ा-सा साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। सो मैं आज आपको ऑलमोस्ट कोई 9 टिप्स बताऊँगा अगर आप यूएई आते हैं और एज़ अ न्यू इमिग्रेंट आते हैं, चाहे आप पहले से रह रहे हो यहाँ पर, इन बोथ केसेज़ आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिससे आपके पैसे बच सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग योर लाइफ़स्टाइल क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइफ़स्टाइल भी अच्छा रहे और कुछ आपके पास ऐसी टिप्स हों जिसके अंदर आप उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू ले सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रोसरी की क्योंकि ग्रोसरी सभी लोग करते हैं और मैंने ये देखा है कि अननेसेसरीली लोग एक्स्ट्रा भी खरीद रहे होते हैं, वो चीज़ खरीद रहे होते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए अपने पास एक लिस्ट बना लें, लिस्ट के बगैर आप ग्रोसरी स्टोर बिल्कुल भी ना जाएँ क्योंकि वहाँ पर जब आप बगैर लिस्ट के जाएँगे, तो आप वो चीज़ें भी खरीद लेंगे, जो आपको सिर्फ़ नज़र आ रही होंगी और आपको ज़रूरत नहीं थी उसकी। जब आप घर में थे, तो आपने सोचा भी नहीं था कि वो चीज़ें खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज़ आपको नज़र आ गई है, वो आप खरीद लेंगे। तो लिस्ट बनाएँ, भले वो अपने फ़ोन पे बनाएँ, भले वो आप एक पेपर पे बनाएँ, लेकिन लिस्ट बगैर लिस्ट के ना जाएँ। ये एक पूरी एक डिफरेंट किस्म की एक वीडियो बन सकती है कंप्लीटली जस्ट फॉर द ग्रोसरी शॉपिंग लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डेल्व इन नहीं करना चाहता लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप मैंने ये खुद भी नोट किया है और ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके देखा है कि अगर आप खाली पेट जाएँगे, अगर आपको भूख लग रही होगी और आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, तो आप बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान लेंगे जो आपको शायद ज़रूरत ना हो जिसकी। तो मेक श्योर करें कि अपनी एपेटाइट के बगैर जाएँ, मतलब एपेटाइट को घर पे पूरा करके जाएँ ग्रोसरी करने, ताकि आप उल्टी-सीधी चीज़ें ना लें। जो अगला पॉइंट आता है वो क्रेडिट कार्ड का आता है। क्रेडिट कार्ड लोग यहाँ पर ले लेते हैं और ऑल्दो के उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ चुकी होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से फर्दर उसको एक बूस्ट मिलता है परचेज़िंग पावर को और जब उनको उनको लगता है कि यू नेम इट और वो कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, मेरे एक दोस्त थे वो मैं उनके घर गया तो उन्होंने बोला मुझे मुझे 3-4 उन्होंने गैजेट्स दिखाए, कोई मैकबुक दिखाया, एक आईफ़ोन दिखाया। उन्होंने बोला यार यहाँ बहुत आसान है लेना, यहाँ पर आपको ईएमआई के ऊपर हर चीज़ मिल जाती है, वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो अब मैं उनकी चीज़ें देख रहा था, मैंने कहा यार वो चीज़ें आपको काम किस उस वक़्त तो ख़ैर मैंने भी ज़्यादा उनको क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आज मैं उनसे पूछता हूँ ऑलमोस्ट 10 साल हो गए थे मेरी उनसे बात हुए हुए लास्ट। मैं आज उनसे पूछता हूँ कि भाई अब मैं लिटरली पूछता हूँ उनसे कि वो जो आप मुझे 10 साल पहले चीज़ें दिखाते थे, उनका आपने क्या किया? आपको मैकबुक की ज़रूरत नहीं थी, आपको कोई काम नहीं था मैकबुक का, आपको एक नॉर्मल सा लैपटॉप चाहिए था, उस पे काम करते थे और आज भी वो मैकबुक ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं था। सिर्फ़ इसलिए कि आपके पास परचेज़िंग पावर थी, आपको पता था कि ईएमआई पे पैसे देंगे, आपने वो चीज़ खरीद ली। उस बंदे को क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए जिसको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ना आए, नेगेटिव्स ना पता हों। क्रेडिट कार्ड को एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ आपको कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ गारंटीड रिटर्न इतना कमा रही हैं जितना पूरी दुनिया में कोई भी आपको बिज़नेस नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट कोई 48-49% के करीब एनुअल रिटर्न आप देते हैं। आप जैसे लोग जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उसका बिल पे नहीं करते। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल अगर आप 10,000 दिरहम का कोई बैलेंस रखते हैं और उसको हर महीने उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको पे नहीं करते तो 3% के करीब तो मिनिमम आपको चार्ज लगता है मंथ का। 3% मिनिमम का मतलब ये है कि आप अगर 12 महीने पे करेंगे तो आप समझेंगे कि शायद 36% है, वो 36% नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 48% होगा जब आप उसको एनुअलाइज़्ड रिटर्न लेंगे। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ कहती हैं हम बहुत कम मार्जिन पे आपको ये रेट पे आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, मंथली सिर्फ 3% है। मंथली 3% जो है वो साल का 36% नहीं 48% बन जाता है, अगर उसको प्रॉपर्ली आप उसको कैलकुलेशन करेंगे। मैं करके देख चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से
बहुत जगहों पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ आपको बोलेंगी कि यार आपको हम लोन दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.5% पे और आप उसको 1 साल, 2 साल जितना भी आप टेन्योर लेना चाहें उस पे ले सकते हैं। अगेन उसमें कैवेट्स होते हैं, वो जो 0.5% बताते हैं आपको वो मंथली बताते हैं, तो वो भी देखना चाहिए कि आपको जो रेट्स मिल रहे हैं वो मंथली मिल रहे हैं या एनुअल मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं वो तो आपको बताती ही मंथली है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ट्रैक और ट्रेस के ऊपर बिलीव नहीं करते, फॉर सम रीज़न बजटिंग नहीं करते, अपने एक्सेल शीट्स मेंटेन नहीं करते हैं। मैं उसके ऊपर एक और मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप सिंपल एक गूगल शीट के ऊपर अपना ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो इनकम है और जो जो आपके आउटफ्लो है वो आपको प्रॉपर कैटेगराइजेशन के अंदर पता होना चाहिए। मेरे पास एक पाई चार्ट नज़र आ जाता है महीने के एंड के ऊपर जो मैंने खर्चा किया होता है किस किस कैटेगरी में खर्चा किया हुआ है वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। बिफोर बजटिंग मेरे ख्याल से ट्रैक एंड ट्रेस वाला सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बजटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप कर सकते हैं तो डे 1 से बजटिंग करें, लेकिन अगर बजटिंग नहीं कर पा रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अपने एक-एक दिरहम को जो आपकी जेब से जा रहा है, उसको आप ट्रैक और ट्रेस करें। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा वाक़ई प्रॉब्लम में है, तो उसको एक-एक दिरहम ट्रैक और ट्रेस करना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, तो एट लीस्ट उसकी ग्रैनुअलिटी बढ़ा दें, 1 दिरहम नहीं तो 10 दिरहम कर दें। तो लेकिन उस लेवल के ऊपर आपको ट्रैक एंड ट्रेस लाज़मी करना चाहिए। उसके बाद अपने बजट को देखें कि किस तरह से आपके पैसे जा रहे थे और फिर उसको एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर देखें कि कितने साल में पैसे बच रहे हैं। जब ये सारा काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा जिस चीज़ के लिए आप यूएई आए थे, आप उस चीज़ की तरफ फ़ोकस्ड हैं कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग योलो में रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मैं दुबई आया हूँ तो यार इतना खर्चा तो करना है। अब वो हर पॉइंट पर जो भी खर्चा कर रहे होते हैं उसको कहते हैं ये इतना तो बनता है और इतना तो बनता है। तो वो मेरे ख़्याल से उस तरह के लोग अब जो जो उनका टारगेट होता है यूएई आने का, उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। बल्कि ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, जो इवेंचुअली जस्ट बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट प्रिज़न तक चले जाते हैं। एक और टिप जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर, वो ये कि अगर कोई बड़ी परचेज़ करनी होती है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए काफ़ी रिसर्च करता हूँ। उसके बाद उसको मैं काफ़ी अरसे उसको वेट करता हूँ कि कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई और ऑप्शन तो नहीं है जिसके थ्रू ये चीज़ हो जाए। जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको आईफ़ोन की, जब जब मुझे आईफ़ोन खरीदना था, वो आईफ़ोन मैं कोई 2-3 साल का प्लान करता हूँ कि यार अब मुझे खरीदना है या मुझे फ़ोन लेना है। मेरे आईफ़ोन का बहुत सारे और उसके काम होते हैं, जब मैं अपने काम में उसको यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास उसके बहुत सारी और यूटिलिटीज़ हैं। इसी तरह से अगर कोई बड़ी परचेज़ के अलावा कोई ऑनलाइन परचेज़ भी करें, क्योंकि ऑनलाइन परचेज़ ज़्यादा आसान होती है, अमेज़न वगैरह के ऊपर, नून वगैरह के ऊपर, यहाँ बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। एक टैप ऑफ लाइक फ़ोन के ऊपर एक टैप करेंगे और आपके पास घर पे सामान आ जाएगा। उसके लिए मेरे ख़्याल से आपको अपनी शॉपिंग कार्ट के अंदर 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता तक चीज़ें रखें और उसके बाद सोचें उसके ऊपर बार-बार कि आपको वाक़ई स्पेंड करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जब आप इतना टाइम देते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि यार उस चीज़ की वाक़ई यूटिलिटी थी कि मैंने 1 हफ़्ता गुज़ार लिया, तो अभी भी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर मैं 1 हफ़्ता गुज़ार ही लिया, तो फिर शायद उस चीज़ की ज़रूरत ना हो। नॉर्मल ग्रोसरी की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी परचेज़ की बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं डिलेड ग्रैटिफिकेशन, एक बहुत मशहूर मार्शमैलो टेस्ट है, उसको जाके सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो मार्शमैलो टेस्ट इम्पोर्टेंट है, डिलेड ग्रैटिफिकेशन उसके थ्रू आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसके बाद एक और चीज़ जो मैंने लोगों में यहाँ पर लैकिंग देखी है, वो ये कि कोई ना कोई आपके पास हॉबी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर साइड हसल कर रहा हूँ, इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पास पुराने फर्नीचर को नया करने की एक हॉबी होती है, या कोई डीआईवाई कर रहे होते हैं, उसकी एक हॉबी होती है। या एक्सेल के अंदर ही कोई अपना मैक्रोज़ बनाने की लोगों की हॉबी होती है कि अपने काम को इम्प्रूव करें, उसकी एक हॉबी होती है। कोई ना कोई हॉबी रखें, अगर आपके पास हॉबी नहीं होगी, बल्कि मैं अभी ट्विटर पे एक बड़ा अच्छा अकाउंट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, तो वो मुझसे मतलब उन्होंने अपना स्टेटस लिखा था कि उनको एक एलजी का बड़ा टीवी पसंद आ रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि मैं इन पैसों को टीवी में स्पेंड करूँ या स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि दिल तो बहुत चाह रहा है टीवी लेने का। तो मैंने उसपे उनको बोला था कि यार आपके पास कोई हॉबी नहीं है। अगर आपके पास ये हॉबी होती या आपके पास कोई साइड हसल होती, तो आप कभी भी ये नहीं सोचते और आपके पास ये टाइम ही नहीं होता कि ये सोचें कि यार मेरे पास ये टीवी आना चाहिए। अच्छा जब मैं यूएई आया था, तो यहाँ पर एक लोगों में मिसकॉन्सेप्ट था कि यहाँ का जो पेट्रोल होता है वो आप एक्सपेंसिव तरीन पेट्रोल लें और तभी वो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मेरे पास बहुत ही बेसिक सी गाड़ी थी उस टाइम पर, होंडा सिविक, मैंने नई गाड़ी ली थी। मैं उसके अंदर मेरे पास 6 साल तक वो गाड़ी रही थी, उसके बाद मैं यूएई से मूव हुआ था, तो मैंने उस वक़्त बेची थी वो गाड़ी। लेकिन उसके अंदर ऑलमोस्ट 100,000 किलोमीटर तक मैं उसके अंदर जो चीपेस्ट पेट्रोल होता है ई प्लस का, वो डलवाता था और मुझे कोई मसला नहीं हुआ उसके अंदर, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज भी मेरे पास जो 9 साल पुरानी गाड़ी है, मैं उसके अंदर भी चीपेस्ट पेट्रोल डलवाता हूँ।
ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास एक्सपेंसिव गाड़ी होगी, जो नाज़ुक गाड़ी होगी, उसके लिए आपको एक्सपेंसिव पेट्रोल डालना होगा। लेकिन जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, जापानीज़ गाड़ियाँ, उनके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सपेंसिव पेट्रोल डालें। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन ऐसी की थी कि जो 15 साल के ऊपर अगर मैं देखूँ कि किसी के पास कोई गाड़ी हो और एक रेगुलर साइज़ की गाड़ी हो, जो कि रेगुलर कम्यूट कर रही हो, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई अगर सस्ता पेट्रोल डालेंगे और एक्सपेंसिव पेट्रोल डालेंगे, तो 5-6 हज़ार दिरहम का तो फ़र्क आ ही जाएगा इतने टाइम के अंदर। अगर आप सोचें उसको कंपाउंडिंग करें, तो कहाँ पहुँचेगी बात। बात अगेन वही हो रही है कि अगर आपकी ब गाड़ी इस काबिल है कि आप सस्ता पेट्रोल डलवा सकें, तो उसमें सस्ता ही पेट्रोल डलवाएँ। उसमें मेरे पास 15 साल से मैं देख रहा हूँ, एक 1-2 गाड़ियों में अपने दोस्तों को जानता हूँ जो कि ई प्लस डलवा रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर ना कोई फ्यूल एफिशिएंसी का मसला है, ना किसी किस्म का मसला है, यहाँ पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो ऑलरेडी अच्छे ग्रेड का है। अनलेस एंड अंटिल आपकी गाड़ी कोई इस तरह की हो जो कि स्पेसिफिकली माँगती हो हाई ग्रेड का पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल स्टेशन के ऊपर जो भी ग्रोसरी स्टोर होता है, वहाँ से कभी भी ग्रोसरी ना लें। यहाँ पर यूएई के अंदर बहुत एक्सपेंसिव होती है। वही चीज़ जो आपको एक नॉर्मल शॉप में मिलेगी, लेट्स से 10 दिरहम की, वो चीज़ वहाँ पर आपको एटलीस्ट 15-16 दिरहम की मिलेगी। तो 50% आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है अगर पेट्रोल से कोई पेट्रोल पंप के जो जो गैस स्टेशन होता है, वहाँ से कोई आप ग्रोसरी बाय करते हैं। रिसेंटली मैंने एक हैक फाइंड आउट किया है अपने वार्डरोब को सेट करने का। मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था, बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि मैं पहन भी नहीं रहा था बहुत दिनों से। तो मैंने क्या किया कि उसके अंदर से मैंने चीज़ें निकालना शुरू किया और फिर मैं हैरान हुआ कि मैंने जो चीज़ें निकाली उसके अंदर, और जो मैं काफ़ी सालों से मेरे पास पड़ी हुई थी और जो मैं कम पहन रहा था या अब मेरा दिल नहीं चाहता था पहनने का, तो जो डिक्लटरिंग की मैंने उसमें, उसमें मेरी जो एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई, जस्ट बिकॉज़ सीइंग कि मेरे पास वार्डरोब के अंदर अब कम चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो काम की हैं। और अगर मुझे कोई नई चीज़, अब मैंने ये सोचा कि कोई नई चीज़ लेनी है, तो मुझे पुरानी चीज़ लाज़मी निकालनी होगी। जब तक कोई पुरानी चीज़ नहीं निकलेगी, उसके बदले की नई चीज़ नहीं आएगी, या नई शर्ट नहीं आएगी, नया कोई भी जो अपैरल है वो नहीं आएगा। अगर ये थॉट प्रोसेस बन जाए तो आपको डिक्लटरिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम ले सकते हैं। जैसे आप मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब, जो जिसकी डेथ हो गई, वो उसको देखते थे या देखते हैं कि किस तरह से वो लोग बहुत सिंपल से रहते हैं, सिंपल वार्डरोब के अंदर अपना काम चला लेते हैं। इसके अंदर बंदे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एसी के बिल काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, या दीवा का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। उसके लिए मैंने देखा है लोगों को अपने घर में जो सीलिंग फैन्स होते हैं वो लगा लेते हैं, और वो एक काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़रेंस कर सकता है। यानी कि एक सीलिंग फैन मेरे ख़्याल से कोई हार्डली 200 दिरहम्स का आपको इंस्टॉलेशन के साथ पड़ जाएगा। और वो जो इम्पैक्ट करेगा वो आपको पहले महीने के अंदर ही आपकी जो गर्मी का जो बिजली का बिल होगा उसमें फ़ायदा दे सकता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस एस्पेक्ट को भी देखें, क्योंकि कभी-कभी बिल्डिंग के जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके एसी उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। जब भी अपार्टमेंट लेने जाएँ या कोई जगह रहने के लिए लेने जाएँ, तो उसको देखें कि उसकी रूफ़ पे कोई और घर बना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो टॉप मोस्ट रूफ़ है वो ना लें, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमैटिकली गर्मी ज़्यादा होगी और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आती हैं, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स नज़र आती हैं, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं और जाने का भी दिल चाहता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ना जाएँ, लेकिन यहाँ पर बड़ी हैक्स होती हैं। बल्कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एंटरटेनर टाइप की ऐप या स्माइल्स टाइप की ऐप को यूज़ करने से रिफ्रेन करते हैं, बल्कि वो समझते हैं कि कोई टैबू है कि आप इस तरह की कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं या डिस्काउंट वाउचर्स यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी तो समझ नहीं आते थे वो लोग। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, इवन 10 साल पहले जो इस तरह की ऐप्स थीं या फिज़िकल वाउचर्स होते थे, मैं तो बड़े खुशी-खुशी यूज़ करता था। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उस टाइम पर काफ़ी रिलक्टेंट होते थे वो शो करने में कि ये मैं इस तरह के वाउचर्स क्यों यूज़ करूँ। जबकि मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ के जो हमारे ऑफ़िस में लोकल्स होते हैं, वो भी बड़े खुशी-खुशी इस तरह के वाउचर्स यूज़ करते हैं, और क्यों ना करे बंदा जब इस तरह का ऑप्शन मौजूद है। तो आपके पास एंटरटेनर हो गया या स्माइल्स हो गया या इस तरह की और ऐप्स हो गई, वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाना भी है या कभी बाहर खाना है। तो उस केस के अंदर इस तरह की ऐप्स की यूटिलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वो कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कुछ हैक्स होते हैं, अगेन उसके अंदर पूरी एक एक वीडियो बन सकती है कि आपको कौन-कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं इस तरह की ऐप्स को यूज़ करने के, और उसके थ्रू आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं या बचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूएई में आने का जो बहुत सारे लोगों का रीज़न होता है, एज़ आई सेड बिफोर, कि पैसे ज़्यादा करना होते हैं, बनाने होते हैं, सेव करने होते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट लाज़मी करना चाहिए। मेरे ख़्याल से जो आपकी सैलरी लेवल है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में उतनी सैलरी लेवल होती तो जिस लेवल के ऊपर टैक्स लगता है वहाँ पर, उतनी तो आपको एटलीस्ट इनकम अपनी सेव करनी चाहिए, और उसके बाद
फर्दर क्योंकि वो लोग वहाँ पर और भी उसके ऊपर सेव करेंगे, तो आपको भी उसी हिसाब से सेव करना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पर यूएई एक्सपेंसिव कंट्री है, ख़ास तौर पे जिसके बच्चे होंगे उसको जो यहाँ पर स्कूलिंग होगी वो बहुत एक्सपेंसिव होगी। लेकिन फिर भी जब आप मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक सर्टेन लेवल से कम इनकम पे आते हैं, तब भी सर्वाइव करते हैं और उससे कम पे चले जाते हैं, फिर भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो जब आप कम लेवल पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो जब आपकी अच्छी सैलरी है, तो वो आगे के लिए क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं खुद यूएई बेस्ड जो 2 ऐप्स हैं, उनके थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ अपने स्टॉक्स की जो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको। इन दोनों ऐप्स के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है और इसमें अकाउंट खोलना है, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। अप टू $50 और $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। यहाँ पर इन दोनों जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी वीडियोज़ आपको नज़र आ रही होंगी, उनको आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इन ऐप्स के थ्रू आप बहुत आराम से, बगैर किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।